और खुद अगर कुछ इंटरनेट पे कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी रिस्की होता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि कहा जाता है गूगल आपको सर्च रिजल्ट देगा लेकिन गूगल आपको एडवाइस नहीं देगा कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब आपका पैसा जो है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो डूबने की इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप अपनी जो मंथली इनकम है उसका 30% तक भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो कंसिस्टेंटली फॉर द पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स, तो काफी अच्छा कॉर्पस बन सकता है। सबसे पहली बात तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो रहते हैं, जो आपके एडवाइजर्स है, आप इनकी सलाह ले, ये तो सबसे बेसिक है। सेकेंड थिंग, एडवाइजर्स को भी क्या देखना चाहिए, तो सिर्फ कई बार क्या होता है म्यूचुअल फंड के आज तक के रिटर्न्स क्या है वो देख के इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसका ऐसा मीनिंग मैं निकालता हूँ कि आप रियर व्यू मिरर में देख के कार चला रहे हो और रियर व्यू मिरर में देख के आप कितनी दूरी तक कार चला पाओगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। तो इसके लिए सिर्फ रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट करना ये कई बार थोड़ा रिस्की हो सकता है। पहले जो इन्वेस्टर है उसके लिए वो कैटेगरी सुटेबल है क्या, उसका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है वो पहले समझना चाहिए। उसके बाद फंड्स में देखने के बाद उसका जो फंड मैनेजर है उसकी क्या हिस्ट्री है, उन्होंने इससे पहले जो भी फंड मैनेज किए है उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो फंड की या फिर वो स्कीम की, तो उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके अगेंस्ट ये फंड कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। उसके बाद इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो देखना चाहिए, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या स्ट्रैटेजी है वो देखना चाहिए, वो कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, आप एडवाइजर्स की सलाह लो तो वो काफी अच्छे से समझाते हैं इसमें। और खुद अगर कुछ इंटरनेट पे कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी रिस्की होता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि कहा जाता है गूगल आपको सर्च रिजल्ट देगा लेकिन गूगल आपको एडवाइस नहीं देगा, तो इसीलिए आपको एक अच्छे एडवाइजर की या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत रहती है। इसमें कुछ ऐसा प्रॉपर फॉर्मूला तो नहीं बता सकते, लेकिन एक बात है कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ मिनिमम अमाउंट से एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए। मैक्सिमम कहाँ तक करना है, तो आप अपनी जो मंथली इनकम है उसका 30% तक भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो कंसिस्टेंटली फॉर द पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स, तो काफी अच्छा कॉर्पस बन सकता है। इसमें और एक बात है कि कितना अमाउंट करना है, ये सिर्फ मुझे कितने रिटर्न्स चाहिए ये देखने से अच्छा है मेरा जो फाइनेंशियल गोल है। गोल क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल, तो मुझे घर खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, मुझे फॉरेन टूर जाना है, ऐसे कुछ भी अपने फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं। और आपने और एक जो बात कही कि रिटायरमेंट का प्लानिंग, तो रिटायरमेंट का प्लानिंग करते वक्त आप जितने साल बाद का गोल प्लान कर रहे हो तो उसका आज का वैल्यूएशन क्या है, और इसमें इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद जब आपको वो गोल अचीव करना है वो डेट का क्या वैल्यू हो सकता है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद ही आप एसआईपी आप प्लान कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आज की डेट में भी जो ज्यादातर लोग इन्वेस्टर्स है वो क्यों नहीं आए, तो सिर्फ म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट हो या फिर कुछ फ्लायर्स वगैरह जो देखते हैं उसमें जो एक लाइन पढ़ी जाती है या फिर सुनी जाती है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सिर्फ ये लाइन को देख के लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं करते आज की डेट में। तो मैं ये आपके जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब आपका पैसा जो है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो डूबने की इसमें कोई रिस्क नहीं है। सबसे पहली बात, इसका रिस्क क्या रहता है, तो वो मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से चेंज होता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका वैल्यूएशन कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो इसको इलिमिनेट करना चाहिए। ये आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है उस हिसाब से आपको फंड्स चूज करने चाहिए और रेगुलरली कुछ पीरियोडिकल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे कि एसआईपी उसमें काफी सिंपल ऑप्शन है, इसके जरिए आप कर सकते हो। तो ये जो वोलेटिलिटी है मार्केट की वो एब्सॉर्ब होती है इसमें। और एक बात तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोगों को आदत है, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और वो इंट्राडे ट्रेडर है, इस तरह से वो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट डेली देखते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। म्यूचुअल फंड में आपको अगर अच्छे रिटर्न्स चाहिए, आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट करना कंटिन्यू रखो। ऐसा समझ लो मैंने हर महीने कुछ ज्यादा एक्सपेंसेस किए, वो इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में करके भूल जाओ और उसको कम से कम 5 से 10 सालों के बाद ही देखो, तब आपको ये जो रिस्क, ये जो आप सुन रहे थे, देख रहे थे, तो आपको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। म्यूचुअल फंड में आप शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो
मतलब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको शॉर्ट टर्म में अगर आप वहां से एग्जिट लेते हो तो उसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि जो साइकिल रहता है मार्केट का वो पीरियडिकली चेंज होता है। और ऐसा ना हो कि हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद ही मार्केट करेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए लॉन्ग टर्म में अगर आप देखा जाए तो ये जो साइकिल्स है वो एक दो साइकिल्स कंप्लीट होती है, उसके बाद जो डाउन साइड का रिस्क है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। इसमें हिडन फीस ऐसी कोई नहीं रहती, इसमें जो एक्सपेंसेस रेशो है उसी में ये सब इन्वॉल्व रहता है। और आपका जो एनएवी रहता है म्यूचुअल फंड के स्कीम का जो एनएवी है उसमें ये सब कैलकुलेशन होने के बाद ही उसका रेट निकलता है, उसका नेट एसेट वैल्यू जो है वो ये सब एक्सपेंसेस होने के बाद ही निकलता है। उसमें और कोई हिडन फीस या फिर चार्जेस नहीं है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऑफिशियली कुछ फीस नहीं ले सकते एज पर गाइडलाइंस। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो ऑप्शंस है, जैसे कि आपने कहा, वो एक चैनल या फिर मीडियम कहा जाता है। तो आपके जो एडवाइजर आपको रेकमेंड करे आपको उस पे ही ध्यान रखना है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस रहते हैं उसके लिए कोई तो रिस्पॉन्सिबल रहता है पर्सन जिसको आप पूछ सकते हो, क्योंकि हर बात जो है, जो नोटिफिकेशंस या फिर गाइडलाइंस आती है सेबी की तरफ से या फिर एमफी की तरफ से, तो कई बार क्या होता है डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको इसकी कोई जानकारी आती नहीं है, उनको पता नहीं रहता और ऑल ऑफ अ सडन उनको कुछ टैक्सेस में कुछ हेवी बर्डन्स आ जाते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए आपके एडवाइजर आपको जो भी रेकमेंड करे तो उनसे ही आपको करना चाहिए। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको जो रेकमेंड करे वो प्लेटफॉर्म से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनके थ्रू करने का यही फायदा रहता है कि वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, आपका रिस्क प्रोफाइलिंग समझ के आपको वो इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं। सेकंड थिंग, आपने जो पूछा कि म्यूचुअल फंड में क्या ऑप्शंस है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये काफी वास्ट इंडस्ट्री है, लेकिन इसका कैटेगराइजेशन किया जाए तो कुछ बेसिक कैटेगरी है, जैसे कि इक्विटी फंड्स, दूसरा है डेट फंड, तीसरा है हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी और डेट ये दोनों भी रहता है, उसका कॉम्बिनेशन रहता है, और चौथा अभी कुछ सालों में उसका भी काफी अच्छा रिटर्न्स दिखने को मिला है और लोगों तक भी ये पहुंच रहा है, ये मल्टी एसेट फंड। पहले म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट समझा जाता था, जो कि पूरा सही नहीं है। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 100% फंड आपका स्टॉक मार्केट में नहीं रहता, कुछ फंड आपका डेट कैटेगरी में भी रहता है। उसके अलावा कुछ हाइब्रिड फंड्स ऐसे रहते हैं जिसमें 60-40 या फिर 70-30, 50-50 ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस में इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन रहता है। और जो मल्टी एसेट फंड्स है उसमें इक्विटी डेट के अलावा गोल्ड या फिर करेंसीज ऐसे कुछ ऑप्शंस रहते हैं या फिर ग्लोबल मार्केट्स जैसे ऑप्शंस रहते हैं, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है, तो डाइवर्सिफिकेशन रखने के लिए आपको हर अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा आप ऐसे कोई फंड्स सिलेक्ट कर लो, जैसे कि मल्टी एसेट फंड्स हो या फिर हाइब्रिड कैटेगरीज के फंड हो, ऐसे इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑटोमेटिकली वहां पे डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। मिसकंसेप्शंस अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बताओ, जैसे मैंने कहा पहले कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें म्यूचुअल फंड का कोई ऑप्शन नहीं। म्यूचुअल फंड में अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है तो प्योर डेट कैटेगरी में आप जा सकते हो। वहां पे लिक्विड फंड्स जैसे कुछ फंड्स है वो आपको लगभग बैंक एफडी के आसपास के भी रिटर्न्स देते हैं, तो ऐसे भी ऑप्शन है। वहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहां पे कुछ लॉक इन भी नहीं रहता, ऐसे भी ऑप्शन है। मतलब मुझे कुछ 3-4 महीने के लिए फंड्स, मेरे पास एक्सेस कॉर्पस है तो 3-4 महीने के लिए मुझे उसको पार्क करना है, तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड में प्योर डेट कैटेगरी में भी कई सारे ऑप्शंस हैं। ये एक हुआ। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो रिस्क का, जो मैंने पहले भी कहा था कि रिस्क जो है वो मार्केट वैल्यूएशन का है, पूरा पैसा 100% इक्विटी में रहता है, ऐसा भी नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। इसके अलावा सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर कुछ फंड्स ने इतने सालों में इतना रिटर्न दिया, ये भी कई बार रिस्की हो सकता है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा एनएफओज आते हैं, तो एनएफओज में कई सारे लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप एनएफओ को अच्छे से पढ़ लो, एनएफओ मतलब जब मार्केट में नया फंड आता है तो उसको न्यू फंड ऑफर कहा जाता है, तो वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको बेसिक रेट पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है और इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है।
ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो फंड है इंडिया में लगभग 45 कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इनके जो फंड्स देखा जाए, जैसे आपने पूछा कि कैटेगरीज उसे कहा जाता है, तो ये कई सारी कैटेगरीज है। तो इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, ये सिर्फ इक्विटी की कैटेगरी हुई। डेट कैटेगरी में अगर हम जाए तो वहां पे भी लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, आर्बिट्राज फंड, शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, सिर्फ बॉन्ड फंड, ऐसे भी कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो इसमें से आपको कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी रहता है। जैसे कि ज्यादा तो इसमें बहुत वास्ट है ये बताने के लिए। कुछ बेसिक्स जो है, जो हम हमेशा सुनते हैं कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, तो इसका उल्टा है थोड़ा सा, ऐसा मैं बताऊंगा, रिवर्स आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये थोड़ा स्लो मूव रहते हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंटली बढ़ते ही रहते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे, लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखती है। जो मिड कैप है उसमें वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, तो उसकी जो रैलीज भी है वो काफी अच्छी रहती है, तो उसमें आपको लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा समय लेना पड़ेगा। और जो स्मॉल कैप फंड्स है उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है। हाई रिस्क इस तरह से कि स्मॉल कैप कंपनी है, उसमें से फॉर एग्जांपल अगर 500 कंपनी में मार्केट में आती है, स्टॉक्स मार्केट में, तो उसमें से हार्डली 10 या 20 कंपनी लार्ज कैप तक पहुंचती है। और कोई भी लार्ज कैप कंपनी मार्केट में एज ए लार्ज कैप कंपनी नहीं आती। कोई भी अगर लार्ज कैप कंपनी मार्केट में आती है तो वो इनिशियल लेवल पे स्मॉल कैप कंपनी ही रहती है, उसके बाद उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, वो मिड कैप बनती है, और उसके बाद ही वो लार्ज कैप बनती है। तो ये जो टाइम फ्रेम है वो काफी बड़ा रहता है, इसीलिए मैंने कहा कि स्मॉल कैप में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए। उससे कम टाइम में थोड़ा मिड कैप हो सकता है, डिपेंड्स ऑन वोलेटिलिटी, और उससे भी आपको कम टाइम में करना है तो लार्ज कैप ही बेस्ट रहता है। उसमें आपको रिटर्न्स ज्यादा मिल भी सकते हैं, लेकिन स्टेडीली कंसिस्टेंटली ग्रोथ उसमें दिखाई देती है, लेकिन वो थोड़ी स्लो रहती है कंपेरेटिवली। और इसके अलावा जो डेट कैटेगरी में, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसमें आप 3 महीने 6 महीने के लिए भी आप पैसे रख सकते हो, 1-2 साल के लिए भी पैसे रख सकते हो, अगर आपको इक्विटी का रिस्क नहीं लेना है तो।